नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में खबर नागौर से। नागौर में सड़क हादसा, भीषण सड़क हादसा हुआ है। 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। बड़ी खबर नागौर से। नागौर में सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत। एक कार बेकाबू होकर पलटी जिसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई। छोटी खाटू कस्बे में यह हादसा हुआ। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। महेंद्र मेरे सहयोगी नागौर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र, किस तरह यह हादसा हुआ, क्या जानकारी? सुमित, ये जो कार सवार लोग हैं ये टवेरा कार में सवार थे और एक मोटरसाइकिल को बचाने के प्रयास में ये पूरा हादसा हुआ है। मोटरसाइकिल को बचाने के प्रयास में टवेरा कार पलटी मार गई थी और जो कार में सवार लोग हैं उनकी 3 जनों की मौत हो गई। ये तीनों ही छोटी खाटू क्षेत्र के निवासी थे और खुनखुना थाना क्षेत्र इस घटनास्थल पर लगता है और वहाँ की पुलिस मौके पर आई और उनके शवों को मोर्चरियों में रखवाकर परिजनों को सूचना पुलिस द्वारा दे दी गई है और परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर सब उन्हें सौंपे जाएंगे। जी सुमित। चलिए, शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और खबर बारा से। बारा में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोग घायल हो गए। अचानक अनियंत्रित होकर पलटने से यह हादसा हुआ जिसमें ट्रैक्टर चालक सहित 2 लोग उसके नीचे दब गए। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। घटना मोटपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से चालक और ट्रैक्टर के नीचे दबे 2 लोगों को बचाया गया। आ रहे थे, अच्छा, ट्रैक्टर अनबैलेंस हो गए, हाँ, और पलटी मार गया और चारों टायर ऊंचे हो गए। और ये दोनों उस पे दब गए होंगे? हाँ, दोनों ऐसे फंस रहे थे, आदमी उससे तो निकल ही नहीं पाए आधे घंटे तक। फिर 1 घंटे बाद जैसे गए फिर उससे इनको निकाला। अच्छा, 1 घंटे हॉस्पिटल लेके आए। लॉकडाउन 3rd फेज, चौथा दिन। अभी 10 दिन और बाकी, और इन 10 दिनों आपको बस संयम से काम लेना है। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर है। दूसरे प्रदेशों से ज्यादा रिकवरी रेट राजस्थान की है। बड़ी खबर और अच्छी खबर। कोरोना के खिलाफ जंग में राजस्थान अव्वल। राजस्थान में रिकवरी दर सबसे अधिक 46.98% है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में सबसे कम 10.39% रिकवरी रेट है। तमिलनाडु दूसरे और एमपी तीसरे स्थान पर है। देश में कोरोना से रिकवरी दर 27.66% है। लेकिन अच्छी बात यह, राजस्थान सरकार की कोशिशें अब दिखने लगी हैं धरातल पर। रिकवरी रेट राजस्थान में सबसे ज्यादा है और ये रिकवरी रेट, ये नतीजा सिर्फ और सिर्फ सरकार की तमाम कोशिशों का है। सबसे ज्यादा 46.98% रिकवरी दर राजस्थान में। राजस्थान में पॉजिटिव केसेस 3355 है। तो हमारे जो ठीक हुए हैं ना, पॉजिटिव से नेगेटिव हुए पेशेंट, वो 1739 है। ये 50% से ज़्यादा रिकवरी वाला प्रदेश है जो कंट्री में नंबर 1 है रिकवरी के मामले में। तो हमारी जो रिकवरी है, 5 जिले तो हमारे कल ही 0 आ गए फिगर, कोई पॉजिटिव केस नहीं है वहाँ पे। तो जो ग्रीन जोन में हमारे ज़िले थे जहाँ पे कोई पॉजिटिव केस नहीं है, उसमें अब 5 जिले और जुड़ जाएंगे जहाँ पे 0 पॉजिटिव केसेस हैं। तो जिस तरह से रिकवरी राजस्थान में हो रही है, तो ये हमारे कंट्रोल में है पूरा मामला। राजस्थान की व्यवस्थाएं इतनी शानदार है, जहाँ मुख्यमंत्री खुद नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हो, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं कर रहा हूँ, हमारे अधिकारी कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं, ACS मेडिकल कर रहे हैं। तमाम अधिकारियों की टीम जिस मुस्तैदी के साथ इस महामारी को नियंत्रित करने का काम कर रही है, हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, आयुर्वेद डिपार्टमेंट के
आयुष के जितने हमारे चिकित्सक हैं, कंपाउंडर हैं, हमारे जो होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं, उनके जो कंपाउंडर्स हैं, या हमारे यूनानी, हर आदमी को हमने कोरोना की इस महामारी से लड़ने में झोंका हुआ है, फील्ड में तैनात है वो। तो उन लोगों की मेहनत की बदौलत आज ये जो संक्रमित लोग हैं, जो पॉजिटिव आए हैं, उनको हम ठीक करने में कामयाब हुए हैं। प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हमारे एसएमएस हॉस्पिटल से हमने की है। आईसीएमआर ने उसकी मान्यता दी है। जो प्रोटोकॉल उन्होंने तय किया उसके मुताबिक हमने ट्रायल बेसिस पे 2 मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी, जो सीरियस कंडीशंस के हैं, वो ठीक हुए। अब हमको 20 पेशेंट तो आईसीएमआर ने परमिट किए हैं प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए, और बाकी हमारा जो ये ड्रग विभाग है, उन्होंने भी हमको परमिशन दी है। तो कुल मिला के अब राजस्थान में प्लाज्मा थेरेपी का काम शुरू हो गया है, और इससे जो सीरियस केसेस हैं उनको हम बचा पाएंगे, जो स्टेज 2 में चले जाते हैं। तो इस तरह की जो एंट्री हो रही है, उस एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कल रात रिव्यू मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री जी ने सारे राजस्थान बॉर्डर सील करने की बात की है। अब वही लोग अनुमत होंगे जो माइग्रेंट लेबर है, लॉकडाउन की वजह से अन्य राज्यों में फंस गए, चाहे वो धार्मिक तीर्थयात्री हैं या कोई किसी काम से गया हुआ था और वो वहाँ अटक गया अचानक लॉकडाउन की वजह से, उनको भारत सरकार की जो गाइडलाइन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, उसके मुताबिक प्रवेश देने के लिए चीफ सेक्रेटरी स्तर पर परमिशन देने की बात हुई है। बाकी अन्य लोगों की आवाजाही को रोका गया है। कोरोना संकट के बीच मुख्य सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बॉर्डर सील करने पर कलेक्टरों के साथ चर्चा, हालात पर अधिकारियों के साथ मंथन, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता का। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, तमाम हालातों पर सरकार नज़र रखे हुए है, बॉर्डर भी सील कर दिया है अब, ताकि अंतर्राज्य सीमा के बॉर्डर को सील कर दिया गया है ताकि कोई बाहर से ना आ पाए सीमा के इस पार। मुख्य सचिव कलेक्टर से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रहा? देखिए, ये सीएमओ से जो मुख्य सचिव हैं वो कलेक्टर्स के साथ में वीसी कर रहे हैं कि एक तो जो प्रवासी मजदूर राजस्थान में आ रहे हैं उनको कैसे क्वारंटाइन रखा जाए, उनकी क्वारंटाइन की क्या व्यवस्थाएं हैं, संस्थागत और होम क्वारंटाइन दोनों तरह की व्यवस्थाओं को रिव्यू किया जा रहा है। साथ ही जो रात को सरकार ने फैसला किया है, जो सीमावर्ती राज्यों के जो बॉर्डर हैं राजस्थान से जुड़े हुए, उनको सील करने का जो फैसला है उसकी क्रियान्विति कैसे होगी, आगे किन गृह मंत्रालय के जो पैरामीटर्स हैं उनके हिसाब से किस तरह से छूट की जानी है, उस पूरे मैकेनिज्म को लेकर के हर जो कलेक्टर है सीमावर्ती राज्यों का, उनसे खास तौर से फीडबैक लिया जा रहा है। बाकी के जो कलेक्टर्स हैं जहां से प्रवासी राजस्थानी आएंगे, उनसे होम क्वारंटाइन और आगे की जो व्यवस्थाएं की जानी है प्रवासियों के आवागमन को लेकर के, उसको लेकर के चर्चा चल रही है। जी बिल्कुल। और साथ में खबर बता दें, प्रदेश के आर्थिक संकट पर सरकार पूरी तरह एक्शन में है। मुख्यमंत्री उद्यमियों के साथ बातचीत करेंगे, मुख्य सचिव कलेक्टर से बातचीत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी उद्यमियों से बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत होगी। आज शाम 5 बजे सीएम की वीसी होगी, आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा होगी। गोवर्धन, मुख्यमंत्री भी बिजनेसमैन के साथ, उद्यमियों के साथ बातचीत करेंगे 5 बजे। 5 बजे मुख्यमंत्री ने जो उद्यमी हैं, अलग अलग उद्योग व्यापार संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं, उन सबको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करके और जो आर्थिक गतिविधियां शुरू की जानी है, शुरू हुई है, उसका पूरा रिव्यू करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे कि किस तरह की समस्याएं उनको लॉकडाउन और अब वापस आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने में आ रही है। इससे पहले केंद्र सरकार से ये भी मांग उठा चुके हैं कि जो एमएसएमई सहित जो बाकी उद्योग है उनके लिए अब वक्त की जरूरत है कि कोई पैकेज का ऐलान किया जाए, क्योंकि उनको काफी दिक्कतें इस दौरान आ रही है। एक तो मांग में कमी हो गई है, साथ ही साथ जो इम्पैक्ट है पूरा जो डिमांड में कमी आने का, वो उद्योग जगत पर बुरी तरह से पड़ा है। तो उद्योग जगत को उभारने के लिए एक बड़े पैकेज की जरूरत महसूस की जा रही है। तो उद्योगों का यहाँ पर जो समस्या आ रही है उसको लेकर के मुख्यमंत्री रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ जो आर्थिक गतिविधियां ज्यादा से ज्यादा कैसे शुरू हो, क्योंकि अभी भी उद्योग शुरू हो तो गए हैं लेकिन पूरी क्षमता से वो कब तक काम करना शुरू कर देंगे,
क्या सप्लाई चेन उनका रहेगा, किस तरह से मार्केट में चीजें पहुंचाई जाए, ये तमाम इश्यू हैं जिनके ऊपर शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच राजस्थान की तमाम सीमाओं को सील कर दिया गया है। सरकार ने गुजरात बॉर्डर सील कर दिया है। शामलाजी बॉर्डर पर भी लंबी कतार लगी हुई है। गाड़ियों की 5 किलोमीटर तक लंबी कतार यहां पर देखी गई है। 500 से ज्यादा लोगों को बॉर्डर पर रोक दिया गया है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राजस्थान की सभी सीमाएं सील करने का फैसला किया है। बिना अनुमति के अब राज्य में ना कोई आ सकेगा और ना ही बाहर जा पाएगा। सीएम ने कोरोना पर समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया। कहाँ जाना है, क्या हुआ है अभी? हमें जाना है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ओके। अभी ये बॉर्डर के पुलिस वाले बैठे, राजस्थान पुलिस वाले। ओके। वो मना कर रहे हैं। उनके एसपी को फोन किया, यादव साहब को जी। वो बोले हमने मना नहीं किया है। ओके। गुजरात वाले मना कर रहे हैं। अब गुजरात वाले तो जाने देते हैं, लेकिन अभी राजस्थान वाला नहीं जाने देते। साहब हम बड़ौदा से आ रहे हैं और बड़ौदा से परमिशन लिया है हमने कलेक्टर साहब का राजस्थान जाने के लिए। तो यहाँ के पुलिस ने रोक लिया है कि आगे राजस्थान बॉर्डर सील है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव केस के चलते राज्य सरकार ने अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील करने के आदेश दिए हैं। सरकार के इन्हें आदेशों की पालना में डूंगरपुर जिला प्रशासन ने राजस्थान गुजरात रतनपुर बॉर्डर को एक बार फिर से सील कर दिया। वहीं बॉर्डर पर फंसे हुए लोग राजस्थान की सीमा में प्रवेश दिए जाने की मांग पर अड़े हैं, जिसके बाद एक बार फिर बॉर्डर पर जमा प्रवासियों का प्रवेश शुरू हो गया। कोरोना को करीब करीब कंट्रोल कर चुके भीलवाड़ा के लोगों को अब कुछ और छूट मिलने की उम्मीद है। भीलवाड़ा में कर्फ्यू को 49 दिन हो चुके हैं, तो वहां कर्फ्यू के 34 दिन बीत चुके हैं। भीलवाड़ा को ऑरेंज जोन की कुछ छूटें मिली हैं, लेकिन इंतजार अभी कुछ और पाने का है। भीलवाड़ा में अब तक पाए गए 39 पॉजिटिव मरीजों में से 31 ठीक होकर घर जा चुके हैं। 2 की मौत हो चुकी है और 6 में से 4 की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में आज कर्फ्यू का जहां 48वां दिन है, तो वहाँ कर्फ्यू का 34वां दिन है। हम खड़े हैं भीलवाड़ा का एक तरह से पुराना इलाका, भीतरी इलाका जिसे कह सकते हैं, पुराना शहर। ये बड़ा मंदिर का मैं आपको क्षेत्र बता रहा हूँ। ये भगवान चारभुजानाथ का मंदिर है, जो 300 साल से ज्यादा पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि भीलवाड़ा की स्थापना के साथ ही भगवान चारभुजानाथ का मंदिर बना था। यहाँ के आराध्य देव है। ये जो रास्ता जा रहा है, ये यहाँ का सराफा बाजार है। दूसरी तरफ जो मैं रास्ता आपको बता रहे मेरे कैमरा सहयोगी चेतन राठौड़, ये है मोक्ष धाम की तरफ रास्ता जाता है। एक तरह से भीलवाड़ा अगर यूं कहा जाए तो बाकी सब तो नया बसा है, पर माना टाकीज आगे जो ये हिस्सा है, इसको कहा जाता है कि ये पुराना भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा का भीतरी इलाका कहा जा सकता है। सबसे ज्यादा जब भी कभी तनाव हुआ भीलवाड़ा में, तो यहाँ के लोगों ने सबसे ज्यादा कर्फ्यू का सामना किया। यूं कहूँ कि कर्फ्यू का यूज तो अगर लोग हैं तो ये है, बाकी तो शहर के जो नए इलाके हैं वहाँ तो कर्फ्यू शायद पहली बार ही लगा है। या देखिए अब ये जो दुकान है, ये एक ऐसी दुकान है जहाँ डिलीवरी क्योंकि रुकती नहीं, चाल चलावा जो अंतिम संस्कार है उसका सामान मिलता है। यहाँ पासदार एक व्यक्ति बैठे, उनसे बात करते हैं कि सर किस तरह के, क्योंकि आप तो न तो अंतिम संस्कार रुक सकता है न डिलीवरी रुक सकती है, किस तरह लोगों की सेवा कर रहे हैं आप? अंतिम संस्कार सामान तो जरूरी सामान देते हैं सर, बाकी सामान को जरूरी नहीं है इतना सामान। पहले ये सामान के लिए कोई पचंद भी मना नहीं करता कि सामान ले जाओ आप, और होम डिलीवरी के लिए तो होम डिलीवरी कर देते सामान के सर। बाकी और सामान गिरा आते तो इसको नहीं आने देते सर यहाँ। अच्छा, डिलीवरी का सामान भी रखते हैं? हाँ रखते सर, वो भी होम डिलीवरी सामान देते सर। वो भी कोई कहता कि पीस का सामान दो, पीस का सामान नहीं देते सर। इसके लिए मना ही है, सरकार को अनुमति नहीं है सर को। कैमरा सहयोगी चेतन राठौड़ के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। सीधा लिए चलते हैं कोटा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की प्रेस वार्ता में। मंत्री के अथक प्रयत्नों से कोचिंग के छात्र भी चले गए, करीब करीब जा रहे हैं। कुछ बिहार के बचे हुए हैं, वो बिहार की सरकार की जिद की वजह से बचे हुए थे। बाकी शुरुआत जिस तरीके का दबाव मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार पर बनाया, और बनाने के वजह से ये सारा रिजल्ट आया कि जिसके वजह से सारे छात्र यहाँ से करीब करीब अपने अपने मंजिल तक पहुँच जाएंगे, अपने अपने घरों में पहुँच जाएंगे। ट्रेन चलाने के लिए भी सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा, और मुख्यमंत्री जी के दबाव में आकर के ही जो है वो ट्रेन चलानी पड़ी केंद्र सरकार को।
वरना केंद्र सरकार नहीं चलाना चाहती थी, लेकिन ऐसा माहौल बन गया देश में कि उसके वजह से जो है वो ट्रेनों का भी चलाना पड़ा। तो ये इन सब बातों को लेकर के सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो मैं मान के चलता हूँ कि देश में पहली बार राजस्थान ने ही हर चीज में जो है वो अगवा हुई है। अभी जैसे प्लाज्मा थेरेपी का मामला है, प्लाज्मा थेरेपी के लिए 10 रोज हो गए, 10 क्या 15 दिन हो गए हमें ये भेजे हुए कि सब प्लाज्मा थेरेपी की इजाज़त दी जाए। अब जाकर के हमें इजाज़त मिली है प्लाज्मा थेरेपी की। अगर प्लाज्मा थेरेपी की इजाज़त पहले मिल जाती तो मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ इसके अच्छे डिटेल्स सामने आते। कई बातें हैं इस तरीके की। तो मैं वहाँ को मेरा कहने का अर्थ ये है कि कोरोना की वजह से जो कोटा शहर जिस तरीके से जो रेड स्पॉट घोषित हुआ था, मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार के प्रयत्न सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, यहाँ के प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं और यहाँ की जनता के सहयोग से किए। वहीं सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी और बामनवास उपखंड क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद से ही कर्फ्यू लगा है। दोनों क्षेत्रों में लगातार कर्फ्यू के चलते आवाजाही पर रोक लगी हुई है। वहीं घर से बाहर किसी को भी निकलने की इजाजत नहीं है। बताया जा रहा है कि इलाके में कोरोना संक्रमित पाए जाने वाले मरीज ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कर्फ्यू में किसी भी तरह की ढील नहीं दी गई है। पुलिसकर्मी मुस्तैदी से लगातार अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। गंगापुर सिटी कर्फ्यू लगाने के बाद ये है वसुंधरा कॉलोनी की। मजदूरों की घर वापसी से कारोबारी चिंतित। लॉकडाउन की भूल भुलैया देखिए दोपहर 1:56 पर। मजदूर गए वापस, काम करे कौन? जो काम हो शुरू तो माल खरीदे कौन? मजदूर हो या मालिक, डोली सबके मन की नैया। लॉकडाउन के साथ साथ लॉकडाउन की भूल भुलैया देखिए 1:56 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं के बाकी बचे 2 विषयों की परीक्षा दोबारा लेने का फैसला ले सकता है। सीबीएसई की तर्ज पर इन दोनों परीक्षाओं को रद्द करने का मन बनाया जा रहा है। इसके लिए बोर्ड हाई लेवल कमेटी से अनुशंसा करवाकर उसे अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजेगा और इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकार ही लेगी। पूरे मामले पर विस्तार से बात की बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली से हमारे संवाददाता अभिजीत दवे ने। जिस तरह से 10वीं के कुछ बाकी बचे पेपरों को रद्द करने का फैसला लिया है, तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस रूप में इसको सोच रहा है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली साहब। उनसे बात करेंगे। सर, 10वीं के विद्यार्थियों के लिए खासतौर से उत्सुकता ज़्यादा है, किस तरह से बोर्ड सोच रहा है परीक्षाएं, क्योंकि पहले 3 मई तक का था लॉकडाउन और 17 मई तक का हो गया, उसके आगे भी अनिश्चितता बरकरार है। इसमें यह है अभी कि जैसे सीबीएसई ने किया है, हमारा भी मानना है कि अभी लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम है, तो अभी क्या हमारे 10th में करीब 11 लाख से ऊपर छात्र बैठते हैं और जिस सेंटर पे तो ये कुछ समस्या है, तो अभी हम सरकार से बात करेंगे कि अगर परीक्षा कराना चाहते हैं तो अभी कुछ समय रुक सकते हैं, क्योंकि 11th में ये लोकल है, कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसके रिजल्ट की अति आवश्यकता जल्दी हो। तो या तो जून या जुलाई में जब भी संभावना हो तब करें, या फिर सीबीएसई का जैसा हो रहा है वैसा हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी के साथ मीटिंग होगी और जैसा फैसला होगा उसके अनुसार हम कार्य कर लेंगे। 12वीं के विद्यार्थियों की परीक्षाएं, उनके काफ़ी विषय बाकी हैं, उसमें किस तरह, क्योंकि उनको तो फिर आगे कॉलेज हाई एजुकेशन में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कक्षा 12 के लिए भी हमने सारा कार्य किया है और अभी मैंने सारे ही जिलों का सेंटर वाइज निकाला है। तो हमने ये देखा कि जहाँ 10th के बच्चे 200, 250 या 300 तक जिस सेंटर पे बैठते हैं, वहाँ पे अभी अगर 12th की परीक्षा कराएंगे तो हमारे 100 से ऊपर बच्चे नहीं हैं, कहीं कहीं तो 50 और 40 ही है, क्योंकि 12th के जो सामान्य पेपर है या हम कह सकते हैं जो जनरल पेपर है सभी के, वो सारे हो चुके हैं। अब हमारे केवल विशिष्ट पेपर बचे हैं, जैसे साइंस का, विज्ञान का, मैथ्स का है या आर्ट्स वालों का भूगोल का है। इस तरीके के पेपर बचे हैं जिनमें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक साथ बैठने के लिए संख्या बहुत कम है,
जिसमें हम पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं और उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए जब भी सरकार हमें परमिट करेगी, हमारी तैयारी पूरी है, तब हम परीक्षा करवाने के लिए तैयारी कर रखी है। जर्नलिस्ट अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। धौलपुर में व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब चैनल के जरिए अफवाह फैलाने वाले सतर्क हो जाएं। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। जिला प्रशासन के मुताबिक इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कोरोना को लेकर भ्रामक खबरें प्रसारित की जा रही थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए उसे पूरी तरह बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। जिला कलेक्टर की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोरोना को लेकर भ्रामक सूचना देने पर आपदा प्रबंधन की धारा 54 एवं एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 की धारा 1 और 2 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे प्रसंज्ञान में आया कि कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन आदि को न्यूज चैनल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें किसी भी प्रकार की जो कॉम्पिटेंट रेगुलेटरी बॉडी है, सूचना जनसंपर्क विभाग राजस्थान या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भारत सरकार, किसी से भी कोई इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कोई अनुमति नहीं ली गई है, कोई लाइसेंस नहीं लिया गया। इसके बावजूद जो है न्यूज चैनल के रूप में सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हो रहा था। हमने तत्काल प्रभाव से सोशल मीडिया के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनको न्यूज चैनल के रूप में प्रयोग करने जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी जारी है। आज तेलंगाना राज्य से 921 प्रवासी मजदूरों से भरी ट्रेन जोधपुर पहुंची। 921 में से 770 मजदूर प्रदेश के अन्य जिलों से हैं, लिहाजा उन्हें जोधपुर से 21 रोडवेज की बसों से उनके घर भेजा गया। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से संवाददाता ललित सिंह ने इन प्रवासी मजदूरों से बातचीत की। देश के अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों का जोधपुर पहुंचना शुरू हो चुका है और जोधपुर में आज करीब 900 मजदूर पहुंचे हैं, जिन्हें अब राजस्थान रोडवेज से घर भेजा जा रहा है। तमाम लोग देखें आप, ये लोग तेलंगाना से यहाँ पे आए हैं और करीब 900 से अधिक प्रवासी मजदूर यहाँ पहुंचे हैं, जिन्हें प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ उनकी स्क्रीनिंग कर रहा है। तमाम खाने के पैकेट भी दिए जा रहे हैं और तमाम तरह की सुविधाएँ यहाँ पे की गई है। बात करते हैं प्रवासी मजदूरों से। आप कहाँ से आए हैं? हम तेलंगाना हैदराबाद से आए। क्या काम करते थे वहाँ पे? हम फर्नीचर का दुकान में काम करते सर, फर्नीचर का। अच्छा, कितने दिन फंसे हुए थे वहाँ पे? क्या क्या परेशानी थी? परेशानी तो कुछ नहीं, तो पर काम धंधा नहीं, बेरोजगारी हो गया बोल के इसलिए राजस्थान आ गए। अच्छा, चूरू डिस्ट्रिक्ट है। अभी घर जा रहे, खुशी है। तो घर जा रहे हैं, इस बात की बहुत खुशी है। बहरहाल 21 रोडवेज की व्यवस्था की गई है, जिसमें से करीब 770 प्रवासी मजदूरों को राजस्थान के अन्य जिलों में भेजा जाएगा और ये तमाम व्यवस्थाएं राजस्थान सरकार की की है और तमाम जो प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं वो सीएम का धन्यवाद कर रहे हैं। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। कोटा के एक ऑटो चालक की कहानी इन दिनों पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। कोटा में फंसे एक छात्र को अस्पताल ले जाने में ऑटो चालक इरफान ने मदद की। बिहार से यहाँ कोचिंग करने आया ये छात्र एक हादसे का शिकार हो गया था, जिसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। छात्र को ड्रेसिंग के लिए अस्पताल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इस बीच इरफान फरिश्ता बनकर सामने आया। ऑटो एम्बुलेंस चलाने वाले इरफान ने बिहार के रहने वाले छात्र वेहू कुमार की मदद की और रोजाना उसे ड्रेसिंग के लिए अस्पताल लाने लगा। छात्र जब चलने फिरने की स्थिति में हुआ तो उसने ऑटो चालक इरफान को फरिश्ते का दर्जा देते हुए शुक्रिया कहा। अनजान शहर में एक घायल छात्र के लिए फरिश्ता बने इरफान के जज्बे को न्यूज़ 18 भी सलाम करता है। जितनी हेल्प करी और इन्हीं के हेल्प के वजह से मेरा ट्रीटमेंट भी प्रॉपर हो पाया और मैं अब थोड़ा सा ठीक हूँ। इस वजह से मैं अपने घर भी जा रहा हूँ और घर छोड़ने तक वहाँ भी भैया ने हर तरीके की, मतलब मेरी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी फुलफिल की, तो मेरे लिए तो भैया भगवान जैसे हुए। इनका ये को जिस उसमें रहते थे हॉस्टल में, उसमें ये सिर्फ अकेले रह गए थे और इनका एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद इनके साथ कोई भी नहीं था और इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया। उसके बाद से मैं 2 महीने से, जब से लॉकडाउन लगा है, जब से मैं इनके साथ आता हूँ, जाता हूँ, इनकी ड्रेसिंग कराता हूँ और इनके जितनी भी हो सकता है मेरे लायक जितनी हेल्प बनती है मैं करता हूँ। एक ब्रेक ले लेते हैं।